हेलो स्टूडेंट, तो आज अपना टॉपिक होगा ऑप्टिक्स से रिलेटेड और हम उसमें बात करेंगे लेंसेज की। अच्छा, लेंसेज के ऊपर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उन प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाए वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कैरी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा कि लेंसेज में रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा रिफ्रैक्शन, किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पे उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। एक बार मैं वो फॉर्मूला लिखता हूँ। सपोज दैट कि मान लो यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन गिवन है। मान लो कि हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर यहाँ कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी स्पीड जिसकी डिस्टेंस यहाँ से u है और जो भी इसके लिए फाइनल इमेज बन रही है, सपोज दैट मैंने मान लिया कि यहाँ से v डिस्टेंस पर इसकी फाइनल स्पीड बन रही है और ये यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारे पास यहाँ पे सेंटर से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमने r ली हुई है। तो ऐसे फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, तो डायरेक्ट हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले वो फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए μ2 बाई v μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसको हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम से अभी लगाने वाले हैं। तो कैसे इन फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाते हैं। तो अभी मैं इसी पर रिलेटेड ये क्वेश्चन अभी लेने वाला हूँ। तो पहला तो ये फॉर्मूला है। अब हम सारी बात करेंगे, जो भी हमें यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन लूँगा उनकी एक बेसिक हमने जो भी हमारे पास कुछ फॉर्मूला लिस्टिंग है वो हम बना लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। अच्छा, ये तो था एक रिफ्रैक्शन एक किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर। अब हम बात करें लेंस की। अगर सपोज दैट कि कुछ इस तरीके की सिचुएशन हमें गिवन होती है, बाय कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो बाय कॉन्वेक्स लेंस के केस में यहाँ पर अगर यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1 लिया, 1 यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू लिया और रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर वाला मैंने r लिया, ये भी r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोनों केस में हमने r रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया, हालांकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा इसके सेंटर पे इधर होगा। इस तरीके से अगर हम एक लेंस मेकर फॉर्मूला देखें तो लेंस मेकर फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, वो लेंस मेकर फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। लेंस मेकर फॉर्मूला, ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है ये फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के काम में आता है। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये चीज़ें हमने डिस्कस भी कर ली थी कभी। अच्छा, इस फॉर्मूले को लगाते कैसे हैं, कैसे साइन कन्वेंशंस को समझते हैं, ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे अभी। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका यूज़ किया जाएगा। अगर हमें ऐसा दिया जाए, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की बात की जाए, ऐसा कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उस केस में अगर हम देखें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो r1 पॉजिटिव r होगा क्योंकि सारी डिस्टेंसेज पोल से मेजर करते हैं। अगर हम प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें प्लस r लेना पड़ेगा, नेगेटिव x डायरेक्शन में चलेंगे पोल से तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ से r2 इन्फिनिटी है। तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। 1/f इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा म्यू माइनस 1 और यहाँ से r1 की वैल्यू पुट कर दें, कितना आएगा 1 अपॉन r और ये माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो हमें पता है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होगा यहाँ पे, तो यहाँ से आएगा आंसर हमारा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r ओनली। ये फॉर्मूला आप अपने माइंड में फिट कर लो क्योंकि ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन में। इसी से रिलेटेड मैं 2-4 प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ और वो मैं बताऊँगा कि लेंसेज की ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्मूला को अप्लाई करें ताकि हम प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाए। चलो, तो हम इन सभी फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं और इन्हीं पर बेस्ड हम 2-4 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप अपने दिमाग में इस चीज़ को रखना। नाउ एक सिचुएशन हम लेते हैं यहाँ पे, छोटी सी एक सिचुएशन लेते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ। मान लो इस तरीके का एक स्पेयर है हमारे पास जिसकी रेडियस r है, ये इसकी रेडियस है r और सपोज दैट कि यहाँ से बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही हैं, इस तरीके से पैरेलल रेज आ रही है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब पैरेलल रेज आएंगी कहीं से भी तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे इन्फिनिटी पे होगा, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होगा। तो इन्फिनिटी से आने वाली जो भी रेज होंगी वो पैरेलली आएंगी, स्ट्राइक कर रही हैं इस वाले सरफेस पे। तो इसके 2 सरफेसेज हैं। पहले वाला सरफेस ये वाला ले लो मैं, इसका पोल मैंने P1 ले लिया।
दूसरे वाला सरफेस मैंने P2 ले लिया, ये वाला सरफेस ले लिया। तो अब मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से इसका आंसर निकालूंगा। मुझे यहाँ पे पूछा ये गया है कि यहाँ से इसकी इमेज, जो फाइनल इमेज जो बनेगी दोनों सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद, वो एक्चुअली बनेगी कहाँ पे, ये हमें सॉल्व करना है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिमाग में यहाँ पे जो दिमाग में रखने वाली बात है वो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि भाई ये एयर से आ रही है रेज, तो यहाँ पर हम μ1 1 ले रहे हैं और ये ग्लास का बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे μ2 की बात जब भी हम करेंगे तो ये 3/2 लेंगे। ठीक है, 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैं क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होता है। तो अब हम अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको एक बार लिख लेते हैं हम, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। चलो, μ1 की वैल्यू 1 है, μ2 की वैल्यू 3/2 है, u हमें पता है कि ये इन्फिनिटी पे है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले सरफेस की बात करूंगा, इस वाले पर्टिकुलर, पहले मैं ये जो है ना सरफेस P1 पे अप्लाई करूंगा। तो सरफेस जो होगा उसका जो पोल होगा एट P1, इस पे अप्लाई करते हैं सबसे पहले इसको। अब देखते हैं इसको किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो μ2 की वैल्यू हमने रख दी 3/2v, हमें निकालना है फाइनल इमेज। पहले तो इस वाले सरफेस के लिए जो इमेज बनेगी, इस वाले सरफेस के लिए जो भी इमेज बनेगी वो इस वाले सरफेस के लिए किसका वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट का करेगी। तो हमें v निकालना है, तो v हम यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस μ1/u। सो μ1 की वैल्यू 1 है और वैसे भी ये इन्फिनिटी है, माइनस आ जाएगा बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास μ2 माइनस μ1। μ2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r। 1/∞ 0 होता है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं 3/2v और एंड इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा। इसको थोड़ा हम फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2r। हमने इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आई हमारे पास, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू यहाँ पे 3r आ जाएगा। यानी जो इमेज बनेगी, कहने का मतलब जो इमेज बनेगी इस वाले सरफेस से जो इमेज बनेगी वो 3r डिस्टेंस पे बनेगी। अब वो 3r डिस्टेंस भी बनाएंगे हम। तो यहाँ से यहाँ तक कि मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक 2r है, जो इसका डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और इससे थोड़ा एक्स्ट्रा बनेगी, आगे जाएगी r डिस्टेंस। मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक ये कोई पॉइंट है जहाँ पर ये इमेज बन गई। अब जो भी इमेज बनेगी वो इस वाले सरफेस के लिए किसका वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी तो ऑब्जेक्ट इस सरफेस से कितना डिस्टेंस पे है, तभी तो मैंने इसको 3r को इस तरीके से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे पता है ये 3r जो बनेगी ये इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट से ये डिस्टेंस कितनी होगी जहाँ पर इसकी इमेज बनी थी। सपोज दैट इसको मैं v1 कैलकुलेट कर लूँ, v1 ये यहाँ पे हमारे पास v1 कर लेते हैं इसको हम, मैं यहाँ पे v1 लिख देता हूँ। तो v1 की वैल्यू मेरे पास 3r आई थी, जो कि इस सरफेस से इसकी डिस्टेंस होगी r। नाउ अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे कि अब फाइनली इस सरफेस से जो फाइनल इमेज है वो कितनी बनेगी। तो इसे हम अप्लाई करके देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। अभी तो हम बात करेंगे अब एट सरफेस P2 की बात करते हैं। तो एट सरफेस P2 सरफेस पे अप्लाई करके देखते हैं। चलो दोबारा से हम यही फॉर्मूले को यूज करेंगे, बट इस बार वैल्यू कुछ चेंज हो जाएंगी। यानी μ1 की वैल्यू यहाँ से चलेंगी 3/2 हो जाएगी और μ2 की वैल्यू अपने पास 1 हो जाएगी। एंड देन रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, जो कि इस साइड होगा, क्योंकि पोल इधर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो जहाँ कहीं भी r होगा उसको हम दूसरे केस में r2 इज इक्वल टू माइनस r मेंशन करेंगे। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो v1 लेंगे। v1 जो है ये इधर बनी, पोल से इधर बन रही है, तो इसको प्लस लेंगे, प्लस r लेंगे। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये ऑब्जेक्ट इधर है तो मतलब पोल इधर है, पोल से ऑब्जेक्ट इधर है तो प्लस r लेंगे। हमें अब स्पीड चाहिए v। सो फाइनल स्पीड नहीं, फाइनल डिस्टेंस चाहिए हमें यहाँ से इस वाले सरफेस से, वो देखेंगे हम क्या आएगी। दोबारा से हम फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो यही मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ वैल्यू 1 हो जाएगा v1, यानी जो भी आपके पास इमेज है वो तो चाहिए आपको, v तो निकालना है, माइनस μ1 की वैल्यू है 3/2 और उसके बाद u की वैल्यू देखो, यहाँ से u की वैल्यू ये इसके इक्वल है, क्योंकि u जो है ये होगा, क्योंकि इस बार ये जो इमेज इस सरफेस के लिए यहाँ इसके लिए बनी है वो इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -3/2r
एंड इट विल भी थोड़ा सा सोल्व करते हैं हम इसको μ2 माइनस μ1 करते हैं तो μ2 की वैल्यू 1 है माइनस μ1 3/2 हो जाएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ माइनस कर देंगे। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमें फाइनल इमेज बन जाएगी हमारे पास, तो ये आ जाएगा 3/2r, इधर ले आऊँगा इसको प्लस और ये बच जाएगा -1/2 बचेगा और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा मेरे पास 1/2r। ठीक है, ये वैल्यू आई तो हमारे पास यहाँ से सॉल्व करने के बाद 1/r 1/2r कॉमन आ जाएगा, 4/2r आ जाएगा, यहाँ से सोल्व करके हमारे पास 2/r आ जाएगा और v की वैल्यू यहाँ से r/2 आ जाएगी। तो अब देखो हमें रे डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, इस क्वेश्चन को हमें हैंडल करने के लिए कहीं रे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ और सिर्फ बस फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हमें पता है कि इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, यानी जो फाइनल इमेज बनेगी वो इस r से पहले बन जाएगी, कहीं ना कहीं यहाँ कहीं इस पॉइंट पे बन जाएगी जो कि इस पोल से ये डिस्टेंस r/2 होगी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये फाइनल इमेज इस वाले सरफेस से बन जाएगी, ये r/2 यहाँ पे इसका आंसर होगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमें ये रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। और इसको कैसे करते हैं, एक और इलस्ट्रेशन के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि मतलब हमारे जो भी कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं उन पे हमारी ग्रिपिंग स्ट्रांग हो जाए और ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाए। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, अभी हम इसको मिटाता हूँ मैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जैसे कि एक एग्जांपल की बात करें हम, सपोज दैट हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो इसका प्लेन वाला पार्ट है इसको सिल्वर्ड कर दिया गया है, सिल्वर्ड कर दिया गया है, यानी इस प्लेन वाले पार्ट को हमने सिल्वर्ड कर दिया गया। मैं क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। जैसे ही मैंने इसके प्लेन वाले पार्ट को सिल्वर्ड कर दिया तो उस केस में ये जो लेंस है, दिस लेंस बिहेव्स, ये ऐसे बिहेव्स करता है लाइक ए कॉनकेव मिरर की तरह, कॉनकेव मिरर, और जिसकी फोकल लेंथ यहाँ पे दी गई, विच फोकल लेंथ यहाँ पे क्वेश्चन में 60 सेंटीमीटर, सपोज दैट 60 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ दी गई है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। अब दूसरी सिचुएशन में क्या बोला गया है, दूसरी सिचुएशन में बोला गया अगर इसको थोड़ा बदल जाए, ऐसे अपोजिट साइड में इस तरीके से कर दूं मैं, और ऐसी सिचुएशन में प्लेन पार्ट को सिल्वर्ड ना कर कर इसके ये वाला पार्ट जो है, आउटर जो पार्ट है उसको मैंने सिल्वर्ड कर दिया, तो पता है ये मिरर बन गया, ये भी एक कॉनकेव मिरर की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो ये कह रहा है इस केस में भी बिहेव्स लाइक ए कॉनकेव मिरर, बट इस बार इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ दिस विल बी 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, चलो सपोज दैट 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं। हमें यहाँ से क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये हमें यहाँ पे सोल्व करना है। तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो हम देखना चाहेंगे। अभी मैंने आपको कुछ एप्लीकेशन बताई थी कि जब भी हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से हम फार्मूला यूज़ करके हम यहाँ पे इजीली आंसर निकाल लेंगे। तो मैं इधर की साइड का मिटा देता हूँ जो हमने पहले किया था। अब इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। सबसे पहले कैसे हैंडल करेंगे, सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पे ऐसे हो रहा है। अब आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रहा है। देखो एक रिफ्रैक्शन होगा ये लेंस के अंदर, तो इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे, कंबाइंड फोकल लेंथ निकलेगी, क्योंकि एक लेंस होगा प्लस मिरर होगा। तो एक बार यहाँ से कोई रेज गई तो वो इसके साथ रिफ्रैक्ट करेगी, इस वाले पोर्शन के साथ रिफ्रैक्ट करेगी। प्लेन मिरर है, टकरा के वापस भेजेगा, रिट्रेस कर देगा पाथ को। तो जैसे ये जाएगी थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, सपोज दैट ऐसे आ रही थी तो थोड़ा बैंड होके इस तरीके से आएगी, फिर उसके बाद इसको रिट्रेस कर देगा, इसी पाथ में रिट्रेस कर देगा। तो मिरर का क्या काम, इसको रिट्रेस करेगा और फाइनली ये जो दोबारा रिफ्रैक्शन होगा इस पॉइंट पर, और ये दोबारा से इसी तरीके से ये रे जो है, कुछ दिख रहा होगा आपको, ये रे इस तरीके से वापस जिस फेज में ये ऐसे आई थी वैसे ही लौट जानी चाहिए, यानी रिफ्रैक्शन यहाँ पे 2 बार होगा। तो अगर 2 बार रिफ्रैक्शन होगा तो हमें फोकल लेंथ 2 बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी, किसके लिए, लेंस के लिए।
और मिरर के लिए हमें एक बारी फोकल लेंथ लेनी है। तो इसको हम कंबाइंड फोकल लेंथ के केसेस को लेकर सोल्व करते हैं। कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है और वो हम लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इस तरीके से अगर बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो तो इस तरीके से अप टू सॉन चलता जाता है, ऐसा हमने पढ़ा है। चलो नाउ इस प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। कैसे करेंगे, मैं इसके कंबाइंड जो हमारे पास लेंस प्लस मिरर है उस केस की मैं कंबाइंड फोकल लेंथ लिखता हूं। तो मुझे पता है कि भाई एक बार रिफ्रैक्शन होगा लेंस के साथ प्लस फिर एक बार मिरर के साथ होगा एंड देन अगेन ये लेंस के साथ होगा। ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। 1/f यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2/fl प्लस 1/fm मिरर। ये पार्ट मिरर का प्लेन है इसलिए इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इन्फिनिटी होगी। तो मिरर के केस में fm की वैल्यू हमारे पास 0 होगी जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगी। तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 पे जाएगा। तो यहाँ पे हम 1/f की वैल्यू निकालेंगे 2/fl। अब हमें ना fl की वैल्यू निकालनी है, सीधी बात है, हमें 2/fl की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे पुट कर देनी। सो 1/fl की वैल्यू हम लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, डायरेक्ट ये रिलेशन अगर याद है तो बहुत इजी रहता है, डायरेक्ट हम इसको अप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। μ-1 और आगे आएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो उस केस में प्लस इधर और उधर और नेगेटिव, तो 1/r इस तरीके की सिचुएशन में। और ये मेरे पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो मुझे 1/fl की वैल्यू ये मिली। अब हमें इसको टोटल फोकल लेंथ की बात करें, अगर हम यहाँ पे कंबाइंड फोकल लेंथ की बात करें तो 1/f इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को समझना आसान होना चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन इजीली हैंडल हो सकता है। बट क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको अगर हम एक बार समझ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ 1/f की वैल्यू निकालनी है और ये 2/fl है, तो 1/fl की वैल्यू यहाँ पे एज इट इज पुट कर देते तो 2 ऊपर आ जाएगा और 2/fl यानी 1/fl की वैल्यू 1/fl की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा 2μ-1 डिवाइडेड बाई r। ये हमारे पास फोकल लेंथ आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से फोकल लेंथ उल्टा कर दो, इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे तो f इज इक्वल टू आ जाएगा r/2μ-1। सोल्व करना आसान है, अब आगे हम सोल्व कर ही सकते हैं इसको। देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। नाउ फोकल लेंथ हमें दी गई है इस केस में कि ये 60 सेंटीमीटर है और कॉनकेव लेंस के कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस होती है 60 सेंटीमीटर, और तो ये आ जाएगा 2μ-1। और यहाँ से थोड़ा सोल्व करें तो वैल्यूज़ कुछ हमारे पास आ जाएंगी और हम इसको फर्दर आगे सोल्व कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं, बट यहीं तक मैं एक बार छोड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको थोड़ा सोल्व करके देख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा -120 μ-1 इज इक्वल टू r। ये हमने एक इक्वेशन ले ली, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई -120 और इक्वेशन ले ली हमने, जैसे सपोज दैट फर्स्ट होगी। ऐसे सिमिलरली अगर हम बात करें कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे दूसरे केसेस में अगर देखा जाए तो इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो जाती है, बट इस बार कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये कॉनकेव मिरर जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कुछ होगा। तो यहाँ से हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर के केस में हमें इसका टोटल जो फोकल लेंथ है वो निकालना होगा। f2 ले लूँ, इसको मैं f1 ले लूँ, तो सब जगह मैं इसको f1 ले सकता हूँ। f1 की वैल्यू हमें गिवन है 1/f2 इस बार हो जाएगा वही 2/fl, मतलब 2 बार रिफ्लेक्शन होगा किसके साथ, लेंस के साथ, और उसके बाद मिरर के साथ 1/fm। तो इसको सोल्व किया जा सकता है। 1/f2 इज इक्वल टू 2/fl की वैल्यू जैसे कि हमने यहाँ पे सोल्व की थी, 2/fl की वैल्यू एग्जैक्टली यही है। ऐसे ही ये 2/fl हो गया यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2/fl मतलब 2/fl और यह आ जाएगा अगेन 2μ-1 डिवाइडेड बाई r प्लस जो फोकल लेंथ है मिरर के केस में हमें पता है कि कॉनकेव मिरर होगा तो उसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट दिया जाता है r/2, r इक्वल टू 2f होता है, तो यहाँ से हम r/2 रखेंगे, तो 1/r/2 हम यहाँ पे रखेंगे। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं इसको, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास 1/f2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सोल्व करने के बाद। तो 2 यहाँ पे ऊपर चला गया, μ-1/r प्लस ये आ जाएगा कितना 2/r आ जाएगा, कुछ कॉमन आ रहा है पार्ट, तो इधर की साइड में आता हूँ फिर से वापस, थोड़ा सा मिटा देता हूँ।
क्वेश्चन तो आपको इजीली पता चल गया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आप लिख लें। उसके बाद जैसे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है, 1/f2 की वैल्यू आई है यहाँ पे 1/f2 इज इक्वल टू आया है 2 म्यू माइनस, यानी 2/r यहाँ पे कॉमन आ रहा है और ये आ जाएगा म्यू माइनस 1, 2/r कॉमन आ रहा है प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो फोकल लेंथ है इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। 1/f2 की वैल्यू आ जाएगी 1 से 1 जो है कैंसिल हो गया, 2 म्यू बाई आर। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, f2 की वैल्यू निकालूँ, तो f2 जो है वो सिंपली मेरे पास आ जाएगा r/2 म्यू। तो f2 की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। f2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दी गई है -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर r/2 म्यू। सो थोड़ा सोल्व करें, r इज इक्वल टू आ जाएगा -40 म्यू। अब हमारे पास दो इक्वेशन आई है, इक्वेशन सेकंड हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम, ये फर्स्ट और ये सेकंड, r की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। इजीली हम ये वैल्यू पुट कर दें, अगर r की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालना आसान है, तो r की वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे रख देते हैं, -120 म्यू -1 इज इक्वल टू -40 म्यू। सो माइनस माइनस तो कैंसिल, ये हो गया 3 टाइम्स, ये 1 म्यू हो गया, ओनली वही म्यू। तो इसको थोड़ा सोल्व करें, 3 म्यू माइनस 3 इज इक्वल टू ये म्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, 3 म्यू यानी ये आ जाएगा मेरे पास 2 म्यू इज इक्वल टू 3, सो म्यू इज इक्वल टू 3/2 और ये वैल्यू मेरे पास 1.5 आ गई। यानी कहने का मतलब यहाँ पे मैंने आंसर निकाल लिया कि 1.5 इसका राइट आंसर होगा, जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इस तरीके की रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती हैं, मैं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स करा सकता हूँ इसी पर बेस्ड, बट दो अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हमने लिया अभी। नाउ नेक्स्ट एक और सिचुएशन में आपको समझाऊंगा कि जो लेंस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी यूजफुल होती है। कई बार CBSE में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, JEE मेंस में भी पूछे गए हैं, तो ऐसी टाइप की सिचुएशन में काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ अगेन एक और प्रॉब्लम अगर हम देखें तो देखें कैसे हम एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। चलो, अगर हमारे पास सपोज दैट, अब मैं एक दूसरे तरीके की प्रॉब्लम्स बताता हूँ आपको। नाउ कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अगर मान लो कि कोई सिचुएशन ऐसी दी जाए कि सपोज दैट कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर दिया हुआ है, ऐसा प्लेन मिरर दिया हुआ है, ऐसे कोई प्लेन मिरर दिया हुआ है, और इस प्लेन मिरर के साथ में हमने कोई लेंस रख दिया, इस तरीके से हमने कोई लेंस रख दिया, यहाँ पे हमने ऐसा कोई लेंस रख दिया, ऐसे लेंस रख दिया, ये प्लेन मिरर है और हमने एक लेंस रख दिया, और हम क्या देख रहे हैं कि ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की हुई है और मैं ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। नाउ इस सिचुएशन पे एक हमने पिन रखी हुई है, ऐसी कोई पिन रख दी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये देखें आप इसको हैंडल कैसे करेंगे। एक पिन हमने रख दी तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पिन है, जो भी पिन हमने यहाँ पे रखी है, इस पिन की जो इमेज है वो इसी पॉइंट पर इसको कोइंसाइड करे, मतलब इसी इमेज जो बने, मतलब इस पिन की वो इसी को कोइंसाइड करे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे बननी चाहिए। तो हमें कुछ भी जो भी शिफ्टिंग करनी होगी वो हम कर सकते हैं। हम इस पिन को आगे पीछे रख के देखेंगे कि भी किस तरीके से यहाँ मिरर के सामने हम देखेंगे इसकी इमेज जो बने वो एग्जैक्टली वही बननी चाहिए जो इसको कोइंसाइड कर दे, तो कोइंसाइड कर दे, है ना। क्वेश्चन में ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोइंसाइड विद ईच अदर, ठीक है। द इमेज कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट, तो विद द ऑब्जेक्ट, द इमेज कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट। हाँ, अब मैं पहले इस सिचुएशन को समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इस ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहा है। तो पहले हम उस टॉपिक की बात करेंगे जैसे कि हम प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं, तो हैंडल कैसे करेंगे देखते हैं। मुझे पता है कि भी एक मैं यहाँ पे अगर ये पॉइंट मैं मेंशन करूँ, जो इनका जो हेड है वो अगर मेंशन करूँ, तो यहाँ से कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी, सीधी रे ऑफ लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, नॉर्मली आ रही है। मुझे पता है कि ये प्लेन मिरर है, जब प्लेन मिरर के साथ में कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे नॉर्मली आती है तो उस केस में वो रे ऑफ लाइट जैसे इसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, इसमें प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी और उसी डायरेक्शन में जाएगी, रिट्रेस करेगी,
ठीक है। दिस रे ऑफ लाइट रिटेस द पाथ, ठीक है, ऑफ द ओरिजिनल साइड जहां से ये रे ऑफ लाइट आ रही थी, है ना। ओके नाउ अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे, अगर हम दूसरी सिचुएशन गिवन करें, मान लो कि इसी पॉइंट से अगर एक और रे ऑफ लाइट मैंने ऐसे ट्रेवल करवा दी, तो मुझे पता है कि मुझे इसको कोइंसाइड करना है, तो मैंने ऐसी रे ऑफ लाइट एक और ट्रेवल करवा दी। ये इसका एपरेचर ले लेते हैं। तो ऐसे कोई रे ऑफ लाइट अगर आ रही है इस फेज पे, तो इस पॉइंट से स्ट्राइक करने के बाद वो बैंड तो होगी, बट वो रे ऑफ लाइट ऐसे, अगर वो रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करे, अगर वो रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करे इस प्लेन मिरर के, तो क्या होगा, नॉर्मली इंसिडेंट करेगी तभी तो वो रे ऑफ लाइट जो है वो वापस उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी वापस उसी डायरेक्शन में अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो क्या होना चाहिए, अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहीं पे कोइंसाइड करे, तो इंपॉर्टेंट जो फीचर है इसका वो दिमाग में रखना है कि जो भी रे ऑफ लाइट आपके आ रही है और वो नॉर्मली अगर स्ट्राइक करती है किसी भी पर्टिकुलर प्लेन सरफेस को, तो उसी पाथ को रिट्रेस करनी चाहिए तब जब वो उसकी नॉर्मली फॉल होती है। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, तो नॉर्मली अगर ये फॉल होगी तो आपको पता है नॉर्मली आएगी तो नॉर्मली जाएगी, तो वापस इसी पॉइंट को ऐसे रिट्रेस कर लेगी, है ना। यहाँ से जाने के बाद इस तरीके से रिट्रेस कर लेगी। नाउ एक और अगर रे ऑफ लाइट और ले, तो उससे भी हमें क्या फीचर क्लियर होंगे वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे कोई रे ऑफ लाइट है, अगेन ये इससे स्ट्राइक होकर ये अगर इस तरीके से फॉल करे, नॉर्मली फॉल करे, तो ये रे ऑफ लाइट जो है ये वापस इस पाथ को रिट्रेस करेगी और जिस डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। तब ही हम कह सकते हैं कि अगर वो रे ऑफ लाइट ऐसा करेगी तभी जाकर वो उस पॉइंट को जो भी ऑब्जेक्ट हमने रखा है उसको कोइंसाइड करेगी, यानी इमेज वहीं बनेगी जहां आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो फिर हम ये कहेंगे कि आखिर ये है कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है, ये हमें समझने वाली बात है। तो इसके बारे में यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि ये पॉइंट हमारा कौन सा है। तो देखो हमारे पास 3 रे हमने देखी इस तरीके से, पहली रे ये हमने पहली रे ले ली, ये दूसरी ले ली और ये तीसरी रे ले ली। तीनों रे को अब देखोगे, आप जाते हुए रे को देखोगे, अगर ये रे ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ अगर जा रही है, तो जाती हुई रे को अगर आप देख रहे हो तो उस केस में आपको ये पता चल रहा है कि तीनों रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। अगर रे एक दूसरे के पैरेलल आती हैं तो उस केस में हमें पता है कि जब ये रे वापस पैरेलल आती हैं तो इमेज जो बनेगी इस कॉम्बिनेशन की वो इसके फोकस पे बनेगी। एक बार मैं वापस बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी पैरेलल रेज जो आ रही है वापस से स्ट्राइक करके प्लेन मिरर से, और वो उसी पॉइंट पर कोइंसाइड तब करेंगी जब ये पैरेलल रेज, आपको भी पता है कि जब भी कोई पैरेलल रेज आती है तो उस केस में वो रे हमेशा कहाँ पे मीट करनी चाहिए, वो ऑब्जेक्ट आपका जो ऑब्जेक्ट की इमेज बननी चाहिए वो उसका फोकल पॉइंट होना चाहिए। तो ये पैरेलल रेज जब आएंगी तो ये कहाँ बननी चाहिए, इस पॉइंट के इसके फोकल पॉइंट पर मिलेंगी। ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और ये इस पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल पॉइंट होगा। तो दिस इज द फोकल पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ ये फोकल पॉइंट होगा और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम सारे जितने भी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं उनको लगा सकते हैं, और वो प्रॉब्लम्स हमारे पास किस तरीके से आती हैं, कैसे क्या है, उन प्रॉब्लम्स को भी हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब इसी पर बेस्ड मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहीं पे एक एप्लीकेशन ले रहा हूँ, और वो क्वेश्चन क्या है वो देखें। आपको देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, बट अब मैं अगर इसी से रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट को देखें कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना है तो वो चीज़ हमें मेंशन करनी है। अब देखो सिचुएशन जो गिवन है वो एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि हमारे पास एक लेंस है, एक मिरर है। हमने क्या कर दिया कि इस लेंस के यानी यहाँ पर जो खाली पार्ट है यहाँ पर हमने कुछ लिक्विड भर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ लिक्विड ऐसे भर दिया, इस डायरेक्शन में मैंने देखो ये लिक्विड भर दिया है, इस तरीके से ये लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ भी लिक्विड भरा हुआ है, इस तरीके से लिक्विड मैंने भर दिया। तो यहाँ पे देखो आप कुल मिला के ये ग्लास का है, और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है ग्लास का, म्यू ग्लास आपको दे रखा था। और ऐसी सिचुएशन में कहा गया था कि जो एक पिन ऐसे रखी हुई है, ऐसे एक पिन रखी हुई है जो कि मतलब जिससे जो भी रे यहाँ से फॉल करेंगी, यानी कहने का मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहीं पे कोइंसाइड करे। तो हम इसको एडजस्ट करते हैं। जब हमने इसको एडजस्ट करके देखा तो हमने देखा कि भी जो एग्जैक्टली जो ये पिन जहाँ पे भी कोइंसाइड कर रही है वो डिस्टेंस हमें दे रखी है 45 सेंटीमीटर।
45 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ से 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दे रखा है। क्या भरा हुआ है यहाँ पे? लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड है ना, ये यहाँ पे लिक्विड मेंशन है, लिक्विड, ओके। ये एक हमारे पास केस है। अब हमने क्या किया, दूसरा केस हमने लिया, इसी के अंदर जो केस बना के मैं क्वेश्चन को डील कर रहा हूं। दूसरे केस में बोला गया है कि अगर मैं इस लिक्विड को रिमूव कर दूं, व्हेन द लिक्विड इज रिमूव्ड, क्वेश्चन में यहां पे मेंशन कर दूं, व्हेन द लिक्विड इज रिमूव्ड, अगर लिक्विड को रिमूव कर दिया जाता है तो जो ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ था, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ था उसकी जो इमेज कोइंसाइड कर रही है वो इस बार 45 सेंटीमीटर के ऊपर नहीं होगी। वो उसने क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की होगी, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होगी, यहाँ पे देखें ये हमारा प्लेन मिरर है और यहाँ पे हमने देखा कि इस तरीके से हमने एक लेंस रख दिया, बट इस बार हमने लिक्विड को रिमूव कर दिया और यहाँ पे हमने देखा कि इस तरीके की सिचुएशन में ये हमारा ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इमेज कोइंसाइड करेगी इस बार, है ना। बट लिक्विड यहाँ से हटा दिया गया है। जब लिक्विड यहाँ से हटा दिया गया है तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जहाँ कोइंसाइड कर रही है वो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला गया है 30 सेंटीमीटर उसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस है। हमें ये पूछा गया है कि ये जो लिक्विड आपने भरा है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्वेश्चन हमारा मेंशन है। अभी इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है एडिशनल एक्सरसाइज में, बट इंपॉर्टेंट इतना है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें छुपी रहती है। हालांकि मैंने उसके कॉन्सेप्ट को पहले ही आपको बता दिया कि किस तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कोइंसाइड करेगा तो हमेशा उसकी फोकल लेंथ पे ही उसकी इमेज कोइंसाइड करेगी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। तो नाउ इस सिचुएशन को अब डील करने का तरीका है, अब वो कैसे डील करते हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये जो हमारे पास इस सिचुएशन की बात करें तो इस सिचुएशन में हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास ये लेंस है, साथ ही हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। तो ऐसा हो रहा है कि ये लेंस हमने ऐसा बना दिया, देखो ऐसा बना दिया, और लिक्विड जहाँ भरा हुआ है वो कुछ इस तरीके का बना हुआ है, तो इस तरीके का बना हुआ है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे लेंस है और यहाँ पे क्या है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो दोनों ही केस में हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। हमें पता भी है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि अब मैं उसके एप्लीकेशन पे नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट हम एप्लीकेशन को अप्लाई करना सीखे कि किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से हम अगर लेंस मेकर फॉर्मूला देखें तो कुल मिला के हमें टोटल फोकल लेंथ मिलेगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है एक तो लेंस का प्लस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का। तो यहाँ पे दो लेंस है, एक तो लेंस है और प्लस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो इनकी टोटल फोकल लेंथ हमें निकालनी है। तो यहाँ से 1/, में टोटल फोकल लेंथ हमने एफ की बात की, यहाँ पे टोटल जो है और वो हमें पता भी है, वो दिए भी रखा है यहाँ पे 45 सेंटीमीटर है। तो ये आएगा एक तो लेंस की एफ एल प्लस ये आएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के केस में पी लिख दिया मैंने इसको। नाउ इन दी सिचुएशन यहाँ पे अगर हम 1.45 सेंटीमीटर ले लेते हैं और ये जो फोकल लेंथ है लेंस की, यहाँ से हम इसको सॉल्व भी करेंगे आगे कि 1/FL, हाँ बिल्कुल, ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे गिवन है। देखो यहाँ पे केवल लेंस ही है और ये मिरर है, तो मिरर का कोई ज़्यादा यूज नहीं है, बट लेंस है तो लेंस की फोकल लेंथ हमें 30 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। तो जो लेंस की फोकल लेंथ है वो यहाँ पे गिवन है, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कोइंसाइड करेगा इमेज के वहीं जहाँ पर वो उसकी फोकल लेंथ होगी, तो ये इसकी फोकल लेंथ होगी। तो यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ हमारे पास ये आ गई 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देखेंगे अब हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की किस तरीके से आएगी। क्वेश्चन में देखते हैं 1/F भी यहाँ पे हमने सॉल्व किया। सो फाइनली जब हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 1/45 माइनस 1/30। हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं फर्दर, तो इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर हम इसको यहाँ नीचे एलसीएम 90 लिया तो मेरे पास यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे मेरे पास 3 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व होने के बाद माइनस 1/90 हो जाएगा। सो फोकल लेंथ है पी की आ जाएगी -90 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फोकल लेंथ आ गई किसकी, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसकी हमारे पास फोकल लेंथ आ चुकी है। नाउ अब हमें बाय यूजिंग द लेंस मेकर फॉर्मूला, हम लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करके देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशन में हमें दे रखा है। तो सबसे पहले मैं लेंस मेकर फॉर्मूले में यहाँ पे इसका लेंस के लिए यूज कर रहा हूँ
और वैसे भी मुझे पता है कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की मुझे फोकल लेंथ दे रखी है, तो मैं इजीली इसको हैंडल भी कर सकता हूँ आगे। तो यहाँ से देखो कुछ नहीं करना, कुछ और नहीं करना, हमें जो सिचुएशन को समझना है कि यहाँ से हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमें यहाँ पे दे नहीं रखा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। तो यहाँ से फोकल लेंथ हमें दे रखी है 1/, यहाँ पे इसकी बात करते हैं हम फोकल लेंथ लेंस की, तो इसमें फॉर्मूला लगा दिया μ-1, और ये आ जाएगा 1/r1 - 1/r2। मुझे पता है कि ये 1/ प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 1/fl की वैल्यू μ-1, और फोकल लेंथ, जबकि हमें ये भी दिया गया है कि लेंस का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5 - 1, इट विल बी 2/r। फोकल लेंथ जो है वो आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर, 1/30 कर लेते हैं इसको, और ये यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास 1/2 बचेगा, तो 1/2 इंटू 2/r, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो 31 यानी r इक्वल टू डायरेक्ट हमारे पास 30 सेंटीमीटर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई यहाँ से। तो पहला काम हो गया, हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ चुकी है। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इस लिक्विड का, तो हम अगेन हम यहाँ पे यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूज करेंगे। 1/fp इज इक्वल टू हो जाएगा μ-1, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, दूसरा पार्ट तो इसका, ये सेकंड पार्ट तो यहाँ पे इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो अपॉन r आ जाएगा। तो 1/fp की वैल्यू हमने अभी सोल्व की थी, ये मेरे पास आ गई 1/-90, इट विल बी μ-1। ये लिक्विड का है, तो लिक्विड का तो निकालना है, μl-1 हो जाएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है, जबकि ये ध्यान रखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है नेगेटिव होगी, माइनस लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -30 सेंटीमीटर। सो यहाँ से सॉल्व किया हमने, सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ से कुछ नहीं है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बस एक लाइन और लिख रहा हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दें इसको। यहाँ से आ जाएगा μl-1 इज इक्वल टू माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और वहाँ पे 1/3 बचेगा, तो इट विल बी यहाँ पे 1/3 बच रहा है। और यहाँ से अब हम सोल्व कर चुके हैं इसको, μl इज इक्वल टू 1/3 + 1, सो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास 4/3, और ये 4/3 जो है ये वाटर का होता है वैसे तो, पर 1.33 जो है इसका आंसर आएगा लिक्विड के केस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम अप्लाई कर चुके हैं, और ऐसी ही प्रॉब्लम्स अगर आपको दी जाए तो देखो, एक बार CBSE में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में, वो क्या था, यहाँ के फोकल लेंथ आपको x दी गई थी और यहाँ की फोकल लेंथ y दी गई थी, और आपको जो है लिक्विड जो था, लिक्विड की जो यहाँ पे जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको x और y की टर्म्स में निकालना था, कुछ और नहीं करना। एग्जैक्टली यही इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, बस आपको x और y की टर्म्स में इस बार यहाँ पे जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट किया जा सकता है, और इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। ये सारी चीज़ें हमने डील कर ली। अगले लेक्चर में मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ JEE एडवांस और JEE मेंस की कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स मैं करवाऊंगा, और आप खुद भी इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आसानी से उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। एक बार आप घर पे करें, आपके पास है जो कंटेंट, तो उसमें आपको कंफर्म ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमने कुछ कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई करने सीख लिया है। तो आप जब इनको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत एफिशिएंटली आप इन चीज़ों पे काम कर पाओगे, और मोर देन क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। टाइमिंग की जहाँ तक बात है वो भी कम हो जाएगी। और अगर ऐसे ही आपको कुछ अच्छे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के दीजिए कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं उसके वीडियोज़ लाऊंगा, और उससे रिलेटेड कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स भी हम लेंगे, ताकि हमारे दिमाग में उसका एक फ्लो चार्ट बन जाए और वो हमारे लिए एग्जाम में काफ़ी फ़ायदेमंद रहे। तो इसलिए हम ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नई चीज़ें आपके लिए लाता रहूं, और मुझे भी एक तरह से मैं भी इस चीज़ को जोश से भरकर और आगे आपके लिए काम कर सकूं। थैंक यू सो मच।